और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी, हिमाचल में डेल्टा वेरिएंट के 76 नए केस। जी हां, बता दें आपको, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। तो 8 सैंपल में कपा स्ट्रेन की पुष्टि भी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर। हिमाचल में अभी डेल्टा प्लस का मामला नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का दावा यह है। हालांकि और रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगातार मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसे सैंपल्स में भी जाहिर हुआ है। फिलहाल अभी क्या तैयारी है प्रशासन की? तो बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 8 सैंपल में कपा स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। और लगातार अभी, क्योंकि हिमाचल की अगर बात की जाए और संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, डेल्टा प्लस वेरिएंट की हिमाचल में दस्तक जाहिर तौर पर खतरा नया भी है और बड़ा भी है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, सबसे बड़ी ये है कि आज भी, क्योंकि अब जब से कोरोना बंदिशों में छूट दी गई है, लगातार उसके बाद से देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब सैलानियों का आना शुरू हो गया है। और ऐसे में खतरा भी बिल्कुल बना हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, ऐतिहासिक रिज मैदान पर रोजाना शाम के समय की ये तस्वीरें हैं जो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार लोगों का जो खौफ है वो कम होता नजर आ रहा है। बिना मास्क के लोग जो है वो लगातार घूम रहे हैं। अगर कोई रोक टोक उनको की जाती है पुलिस की तरफ से, तो उल्टा पुलिस के साथ ही वो लोग भिड़ते नजर आते हैं। कल भी तस्वीर इसी तरह की कुछ सामने आई थी। लेकिन डेल्टा जो ये वेरिएंट है, हालांकि अब आधिकारिक जो है वो पुष्टि इस बाबत की गई है। 1000 से 1000 ज्यादा टेस्ट जो है वो दिल्ली भेजे गए थे, जिसकी अब रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी बहुत सी रिपोर्ट्स जो है वो आनी बाकी है। 400 से ज्यादा ऐसे सैंपल्स है जिन रिपोर्ट जो है वो अभी आनी है। लेकिन इससे पहले अभी की अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 76 ऐसे केसेस हैं जिसमें डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार ने की है, स्वास्थ्य विभाग ने की है। वहीं 109 जो है वो अल्फा है, क्योंकि ये जो अल्फा, बीटा और ये तमाम तरह के जो वेरिएंट्स हैं ये अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके नाम भी अलग है। तो ऐसे में राज्य में अभी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। एहतियात बरतने के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। अलर्ट जो है वो रहने के लिए कहा गया है। हालांकि पिछले दिनों जो अगर हम कहें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अभी इस तरह की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन बीते कल शाम जो है ये राज्य जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से पुष्टि की गई है कि अब मामले आने शुरू हो गए। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो अभी नहीं है, लेकिन डेल्टा के जो वेरिएंट्स हैं वो आने शुरू हो गए। यूके का स्ट्रेन जो है वो सामने आया है। तो इस तरह से अगर ये मामले बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर एरियाज पे कोई डेटा नहीं बनाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बंदिशें नहीं रखी गई हैं, तो ऐसे में अगर लोगों का आना जाना इसी तरह से रहेगा और लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण का खतरा जो है वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। विकास, क्योंकि ई पास की अनिवार्यता भी खत्म की गई है, काफी ज्यादा संख्या में सैलानी भी आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें की किस तरीके से जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर अब ये वक्त भी सही है कि सरकार को एक स्ट्रॉन्ग मेजर स्टेप जो है वो उठाना पड़ेगा, नहीं तो जो संभावित लहर की बात यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में कही जा रही है उसकी दस्तक के संकेत हैं ये जो अब सैंपल्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। ये समझना होगा कि एक तरफ हमें अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से डूब चुका है। हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान है और ये नुकसान इतना बड़ा है कि इसका आंकलन अभी तक नहीं किया जा पा रहा है कि 2 साल से इस इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। अभी तक अगर आंकड़ों की बात करें तो ये कहा जाता रहा है कि 6000 करोड़ से ज्यादा का जो कारोबार है वो अकेला पर्यटन कारोबार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ऐसे में इसको वापस पटरी पर लाने के लिए जरूर कसरत करनी पड़ रही है, लेकिन
जो संक्रमण का खतरा है उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि राज्य सरकार की मुश्किल ये है कि अब यूके का स्ट्रेन जो है वो हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका है और इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट के केसेस जो है वो आने शुरू हो गए हैं। कहीं ये मामले बढ़ ना जाए। देखिए, एक हफ्ता से हम लगातार ये चीजें देख रहे हैं कि अब रिपोर्ट जो है वो भेजी जा रही हैं। आज 4-5 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी बहुत सी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये संक्रमण यहीं तक है, लेकिन हो सकता है कि जो रिपोर्ट्स आनी है उनमें भी ये केसेस बढ़े। कुल मिलाकर राज्य में इस समय हालात बहुत ज्यादा अच्छे, नए संक्रमण के जो वेरिएंट्स जो मिल रहे हैं तो वो अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन आने वाले दिनों में ये क्या रंग जो है वो दिखाता है देखना होगा। लेकिन राज्य सरकार इस बाबत अलर्ट है और इसको लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से सिरमौर के सिलाई में बड़ा हादसा और इससे जुड़ी अपडेट आपको यहां पर बता दें। जो मरने वालों की संख्या है वो 10 हो गई है। खाई में बारातियों से भरी बोलेरो गिरी और इस हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में 10 की मौत अब तक हो चुकी है। ये अपडेट फिलहाल इस खबर पर मिल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान जो है किया है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस हादसे में दुख जताया है और हर संभव मदद मृतकों के परिवारों को देने का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल अपडेट इस खबर पर क्या? जी, बताना चाहूंगा कि देर शाम एक्सीडेंट का जो मामला सामने आया था जिसमें 9 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके थे और इसके अलावा कुछ लोग रेफर हुए थे, उनमें से एक देर रात अपनी जान गंवा चुके हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और जो पूर्व विधायक है शिलाई के और वर्तमान विधायक दोनों मौके पर पहुंचे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि जो इनको मुआवजा दिया जाएगा और जो रेफर हुए हैं उनको 4-4 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। रॉबिन, वजह क्या बताई जा रही है? रॉबिन, वजह क्या बताई जा रही है इस हादसे की? जी, बताना चाहूंगा जो ये सड़क है ये वन वे सड़क है और तीखे मोड़ सबसे ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और बैरिकेड कहीं पर भी नहीं लगे हैं, तो ये हादसा इस कारण बताया जा रहा है। अभी इस तरीके के हादसे क्या पहले भी हो चुके हैं रॉबिन? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि वन वे सड़क है और इस तरीके के हादसे यहाँ पर होना लाजमी है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है तो बड़ा यहाँ पर लापरवाही यहाँ पर कही जाए कि वन वे सड़क के यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत बड़ी चूक यहाँ पर की गई है। जी, बताना चाहूंगा कि जो ये सड़क है इसमें लगभग कई हादसे पहले भी हो सकते हैं। लगभग 10 वर्ष पहले बस का हादसा हुआ था। इससे पहले हर वर्ष यहाँ पर गाड़ियां बाइकों के जो सूचना है वो मिलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा हादसा ये जो बीती रात हुआ है और एक कई वर्ष पहले बस का, जिसमें भी कई लोगों की जान गई थी। लेकिन प्रशासन को अभी तक इस और नहीं ध्यान दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि जब इतने हादसे हो चुके हैं तो जो जिला प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है ताकि ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जाए। जी रॉबिन, ऐसे जो रास्ते हैं जाहिर तौर पर हादसे का सबब बनते हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था, इस दौरान भी हादसा हुआ है। आप जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि वहां पर जो सड़क है वो वन वे है, ऐसे में वन वे सड़क पर इस तरीके के हादसे होना क्यों हो रहे हैं? क्या जो गाड़ियां हैं वो आमने सामने से आती हैं? क्या इसके लिए कोई और रास्ता जो है वो नहीं बनाया गया है? इस और कोई और व्यवस्था नहीं की गई है ताकि इस तरीके के हादसे कम हो? पहले भी हो चुके हैं हादसे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पोंटा से शिलाई, गुम्मा, रोडू, शिमला तक यही एकमात्र लाइफ लाइन इसको कहा जाता है, लेकिन इसमें सुविधाएं बहुत कम होने की वजह से ऐसे हादसे सामने आते हैं। आपको बता दें कि इस सड़क पर रोजाना लोगों की आवाजाही और वाहनों की आवाजाही लगातार होती रहती है। ऐसे में वन वे रोड होने की वजह से लोगों को पहले भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और इस पर ना तो स्थानीय प्रशासन और यहाँ के दोनों दलों के नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भले ही इस बार प्रदेश के मुख्य सीएम जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, सड़कों का चौड़ाकरण किया जाएगा, लेकिन खैर देखना ही होगा कब तक ये आश्वासन पूरे होते हैं। अभी घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है? कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? क्योंकि और बुलेरो में कितने लोग सवार थे? क्योंकि 10 की तो मौत इसमें हो गई है, अपडेट मिल पाई है?
जी बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके सभी लोगों को रेफर कर दिया था। तो लगभग जिसमें से 10 लोगों की अपनी जान गंवा चुके हैं और इसमें से लगभग 3 से 4 लोग ऐसे जो हायर सेंटर रेफर कर दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल मौत का जो आंकड़ा है वो 10 हो चुका है इस खबर पर। आपको बता दें इस हादसे के बाद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। जानकारी ये मिल पा रही है कि वन वे था और वहां पर काफ़ी जो संकरा रास्ता था, जिस दौरान इसकी वजह से काफ़ी हादसे अब तक होते आए हैं। और यह हादसा भी जो है दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी जो बोलेरो थी वो खाई में जा गिरी और मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई थी। और आज सुबह तक जो जानकारी मिल पा रही है 10 लोगों की मौत अब तक हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ ईस्ट के 63 पुलों का लद्दाख से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान किन्नौर में सीमा सड़क संगठन की तरफ से बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित 3 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये रिपोर्ट देखिए। राम जी ठाकुर, हाँ नमस्कार जी राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ठीक हैं? आपको देख करके वहाँ बहुत अच्छा लगा। बधाई आपको, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कंस्ट्रक्शन काम हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जिस्म का पसीना बहाया है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिन सड़कों का निर्माण कर रहा है, जिन ब्रिजेज का निर्माण कर रहा है, वह देश के विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यह क्यूनगम ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के 62 ब्रिजेस का भी लोकार्पण हो रहा है। पहले से ज्यादा राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बेहतर काम किया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी की जीत होगी। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कुल्लू में एसपी और सीएम के सुरक्षाकर्मी के साथ हाथापाई मामले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा जो घटना हुई है वो दुखद है। साथ ही सीएम ने कहा कि मामले में कार्रवाई की गई है। स्वाभाविक रूप से अब पार्टी की बैठक थी, बैठक में तमाम तरह की चर्चा हुई संगठन को मजबूत करने के लिए, सरकार को मजबूत करने के लिए, और उसके बाद आने वाले समय में जो चुनाव है उसकी तैयारी के लिए भी बातचीत हुई है। और विधानसभा का 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में फिर से बने,
इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो जो चीजें करने की जरूरत होगी उन सारी चीजों को करने पर विचार किया। देखिए, जो एविडेंसेस के आधार पर जो हमको जानकारी सामने दिखी है उसके आधार पर हमने कार्रवाई कर दी है। उसके बाद फिर और चीजों को लेकर के जो करने की जरूरत होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो घटना घटित हुई है। उधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने मीडिया से बातचीत की और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने वैक्सीनेशन और डेल्टा वेरिएंट पर बोलते हुए कहा कि लाहौल स्पीति में अभी पंचायती चुनाव होने हैं, जिसको लेकर वहां पर वैक्सीनेशन तेजी के साथ किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को दिक्कत ना हो। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस वाले जो है हमेशा राजनीति करते हैं, वो आधारित जो है एक एलिगेशन लगाते हैं। अगर हम हिस्ट्री कागज खोलें बदनीति हिमाचल प्रदेश ने जितने आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जितने स्कीम हिमाचल प्रदेश के अंदर दिए हैं, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के इसमें जो है जो लटके पड़े हैं। अधिकतर काम शुरू हो चुके हैं। नितिन गडकरी जी ने कोई सा काम बताइए आपका कांग्रेस सरकार के टाइम में जो है 72 नेशनल हाईवेज जो है उसके लिए उन्होंने पैसे दिए कि आप इसमें जो है टेंडर करने के लिए कहा कि आप जो है बाहर की पार्टियों को लाइए, उसके डीपीआर तैयार करें। विभाग के अंदर अधिकारी नहीं है, आप जो है आउटसोर्स करिए, आप जो है बाहर के कंपनियों को इंजीनियर्स को ले टेंडर के लेकर डीपीआर तैयार करें। ये कहना गलत है कि कांग्रेस के पास में क्यों, कांग्रेस का दुर्भाग्य ये कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, वो सिर्फ आलोचना करना जानते हैं। वहीं मंडी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने की और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। वहीं सभी कांग्रेस नेताओं ने मंडी के डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए प्रदेश में कानून व्यवस्था के कितने बुरे हालत है। और आपने क्या देखा कि इससे पहले जो कानून के संरक्षक है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे, आज एसपी जो है एएसपी को थप्पड़ मार रहा है और जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी है वो एसपी को जो है लात मार रहे हैं। तो ये इस तरह का जो संदेश गया है, इससे न केवल पुलिस के जो कर्मी है उनका मनोबल कम हुआ है, बल्कि जनता का मनोबल जो है कम हुआ है। उधर हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाइस परमार के गृह पंचायत के दलित नेता और पश्चात बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष बालमुकुंद चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। काफी समय से नाराज चल रहे उक्त नेता ने मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें कि पश्चात बीजेपी में भी शायद सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि सत्तासीन होते हुए भी कार्यकर्ताओं और नेता काफी हताश और निराश नजर आ रहे हैं। मैं बालमुकुंद चौहान अध्यक्ष एससी मोर्चा से अपना त्याग पत्र आज एससी मोर्चा अध्यक्ष जिला के पूर्व में रहे विधायक और वर्तमान में एससी मोर्चा अध्यक्ष रूप सिंह जी को भेजा है कि जब हमारी मंडल में सुनाई नहीं होती, पार्टी में हमें पूछा नहीं जाता, सिर्फ हमारा काम झंडे चकना व रैलियां जुटाना यहीं तक सीमित रह गया है, तो आप इस पद में रहकर क्या करोगे। उधर धर्मशाला से बीजेपी के विधायक विशाल नेहरिया पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं। विशाल नेहरिया की पत्नी पर आरोप दरअसल लगाया है कि वो उनके साथ मारपीट करते थे, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। वहीं मामले में राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस ने विधायक की पत्नी का समर्थन करते हुए मामले में विधायक की सदस्यता को रद्द करने की मांग की है और घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। तो विधायक विशाल नेहरिया के खिलाफ उनकी एचयूएस पत्नी ने मारपीट मामले पर सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आपसे ही जानकारी ले रहा हूं इस बात की। इतना जरूर है कि एक दुखद घटना है और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं अभी भी कि भी उसमें पारिवारिक मसला है, इस पे बहुत ज़्यादा राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और उस दृष्टि से दोनों आपस में क्या विचार कर रहे हैं मौका देना चाहिए। बढ़ेंगे आगे। शिमला में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं पार्टी के नेशनल कन्वीनर एडमिन दीपक पंड्या ने कहा है कि पार्टी का पहली बार अनुशासन के साथ देवभूमि से चुनाव लड़ना हमारे लिए गौरव की बात है।
साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हिमाचल के मंडी लोकसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए प्रत्याशी का चुनाव जनता की राय से किया जा रहा है और आम जनता की तरफ से ही जन घोषणा पत्र भी तैयार किया जा रहा है। पार्टी की वेबसाइट पर चयन पत्र अपलोड किया गया है, जिसके तहत जनता अपने पसंदीदा संभावित प्रत्याशी का नामजद यहां पर कर सकती है, जिसको सबसे अधिक लोगों की तरफ से नामजद किया जाएगा। पार्टी उस शख्स को अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अब राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित कर रह गई है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता। हमने हिमाचल में आज लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च करने के लिए एडवाइजरी कमेटी के इस एडवाइजरी कमेटी के मुखिया जी का चयन किया हुआ है और उसके साथ साथ में स्टेट कन्वीनर का भी चयन किया हुआ है। उसके बाद की प्रक्रिया में सारा नीचे ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक सभी का गठन होगा। प्लीज हिमाचल में कौन होगा सर आपके पार्टी का? आई थिंक हमने ये जो सारी बातें की वो नई है ना, पूरा इसमें कोई मतलब किसी के साथ मतलब कोई किसी वो जिसको कहते हैं ना कि हम लोग एक सिंपल हिंदी में सगावाद या परिवारवाद या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की सरकार बनेगी, ये लोक नीति लोगों की सरकार बनाएगी, है ना। अब राष्ट्र की नीति लोक नीति बनाएगी। वहीं हिमाचल में विधानसभा की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। चंबा की बात करें तो बीजेपी की अहम बैठक हुई है। बैठक में वन युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी यहां पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं बीजेपी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है कि 2022 में उनकी सरकार फिर से बनेगी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ।